हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। KVM के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार विद साइंस। मैं पढ़ा रहा हूँ 10वीं क्लास का 10th क्लास का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और उत्प्रेरक। अब तक हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़े थे, जिनमें 3 प्रकार पढ़े हैं। पहला प्रकार तो हमने क्या पढ़ा था? योगात्मक अभिक्रियाएं, योगात्मक अभिक्रियाएं। दूसरा प्रकार पढ़ा था अपघटन अभिक्रियाएं, अपघटन अभिक्रियाएं। और तीसरा पढ़ा था हमने विस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं, क्योंकि अभिक्रियाओं के प्रकार हैं, थोड़ा अंतर होना चाहिए। योगात्मक में क्या होता था कि इसमें 2 अभिकारक के अणु, जैसे मान लो इसको A माने, इसको B माने, ठीक है, दोनों जुड़कर एक उत्पाद बनाते थे। A B एक साथ जुड़ गए, ठीक है, योग हो गया, जोड़ हो गया, तो इसमें बंधों का संयोजन होता है। बंध द्वारा 2 परमाणु जुड़ते हैं। अपघटन में इसका उल्टा होता है कि हमारे पास जो AB है, उत्पाद 1 है, ये क्या है? अभिकारक है। इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो इसके 2 टुकड़े हो जाते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक टुकड़े हो जाते हैं, तो वो अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और विस्थापन में क्या होता था, यहाँ पर ये ध्यान रखो, योगात्मक में 2 अभिकारक थे, एक उत्पाद बना, नया एक ही बनता है। अपघटन में 1 अभिकारक था और 2 उत्पाद बने हैं, टूटकर बने हैं। विस्थापन में ऐसा नहीं होता है। विस्थापन में इधर भी अभिकारक 2 होंगे तो उत्पाद भी 2 ही होंगे। जैसे हम यहाँ पर विस्थापन में पढ़ा, A परमाणु है या कोई अभिकारक अणु है, वो एक किससे जुड़ा हुआ है? B से। इसके पास B भी साथ में है, ये एक अणु है। और एक हमारा होता है अभिकारक का ये C अणु, ठीक है। जब ये दोनों क्या करते हैं, अब ये C क्या करेगा, इस B को हटा देगा यहाँ से और इसकी जगह पर खुद आ जाता है, यानी उसको हटाकर उसकी जगह पर खुद आ जाए तो उसे विस्थापित कर दे। इसको B को यहाँ से हटा देता है, विस्थापित कर देता है और खुद आकर यहाँ पर जुड़ जाता है, तो इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो उत्पाद क्या बनेगा? अब A से कौन जुड़ गया? C जुड़ गया यहाँ पर आकर। C ने किसको हटा दिया? B को, तो यहाँ पर क्या आ गया? B, ये अलग हो गया, ठीक है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो गई। तो यहाँ पर जो विस्थापित करने वाला है वो ज़्यादा क्रियाशील होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए इसकी तुलना में, A की तुलना में। क्यों? अगर मान लो A ज़्यादा ताकतवर हुआ तो वो B को हटने नहीं देगा, चाहे C कितनी ही ताकत लगा ले। ये क्रियाशीलता सारणी हमने पिछले वीडियो में बताई थी, उदाहरण देकर भी समझाया था। तो इसको समझने के लिए आप इससे पहले का वीडियो जरूर देखें। तो यहाँ पर देखो, अभिकारक के कितने अणु हैं? 1 अणु तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया, 2 अणु हैं। उत्पाद के कितने हैं? उत्पाद के भी 2 ही अणु बनते हैं। तो ये थी विस्थापन अभिक्रियाएं। अब हम पढ़ेंगे द्विस्थापन। अब देखो, द्विस्थापन में क्या होता है कि जैसे मान लो हमारे पास ये A है, A से कौन जुड़ा हुआ है? B, ठीक है। ये एक अणु है, क्या है? ये अणु है, या इसको यौगिक भी मान सकते हो, एक यौगिक है। यहाँ पर ये C और D, ये यौगिक यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करें कि अब ये दोनों, ये भी अणु है, ये भी दूसरा अणु है, ठीक है। ये 2 अणु हो गए हमारे, ये भी अणु है। अब क्या करते हैं, अणु में एक धनायन होता है, आगे का धनायन होता है, पीछे का ऋणायन होता है। यहाँ पर ये धनायन है और ये ऋणायन है। तो इस अभिक्रिया में द्विस्थापन, द्वि का मतलब 2 का विस्थापन हो। विस्थापन में क्या था? 1 विस्थापन है, 1 का विस्थापन होता है। B यहाँ से हटा, इसमें 2 हटेंगे, यानी इस अभिक्रिया में क्या होगा? आयनों की अदला बदली होगी। जैसे मान लो उसमें तो क्या था, A के साथ में B था, ठीक है। B को हटाया और ये B कहाँ, ये आ गया C, इसकी जगह पर आ गया, तो विस्थापित कर दिया और B फिर अकेला हो गया। एक अकेला जरूर रहता है। इसमें क्या होगा कि ये इसका D ऋणायन, ये तो A के पास जुड़ जाएगा और इसका B कहाँ चला जाएगा? D की जगह पर चला जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि द्विस्थापन अभिक्रिया में आयनों की अदला बदली होती है, अदला बदली होती है, यानी आयनों का एक्सचेंज होता है, तो उसे द्विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो जो उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा? अब A के साथ में कौन जुड़ गया? यहाँ पर D आ गया, अभी यहाँ पर कौन आ गया? D प्लस में। अब C के साथ कौन जुड़ गया?
अब C के साथ कौन जुड़ जाएगा, B यहाँ से हटा और यहाँ पर चला गया, तो इसे कहते हैं आयनों की अदला बदली। अभिकारक के भी 2 अणु थे और उत्पाद के भी 2 अणु होते हैं, यानी विस्थापन में अणुओं की संख्या तीर के निशान के इधर और उधर दोनों तरफ बराबर होती है, इसमें भी बराबर होती है, इनमें बराबर नहीं होती योग अभिक्रिया और अपघटन अभिक्रियाओं में। तो मेन अभिक्रियाएं हैं विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो हम इसकी परिभाषा कैसे लिख सकते हैं कि जैसे वे रासायनिक अभिक्रियाएं है ना जिनमें आयनों की अदला बदली होती है, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे ये अभिक्रिया हो गई, यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के परमाणु या आयन आपस में विस्थापित होते हैं और नया उत्पाद बनाते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। या दूसरी परिभाषा है ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें आयनों की अदला बदली होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हम एग्जाम्पल गोलों के द्वारा समझाएं तो हमारे पास जैसे ये है ए से कौन जुड़ा हुआ है, बी। ठीक है, ए में ये हमारा धनायन होता है और ये हमारा ऋणायन होता है, प्लस में दूसरा अभिकारक है हमारा बी और सी, इसमें बी में ये धनायन है और ये ऋणायन है। तो यहाँ क्या होती है, ऋणायनों की अदला बदली कर दो, चाहे धनायनों की अदला बदली कर सकते हो। तो यहाँ पर जब अभिक्रिया होगी तो यहाँ पर ए के साथ अब कौन जुड़ जाएगा, धनायन के साथ ये सी का ऋणायन जुड़ जाएगा, यानी इस तरह से सी ऋणायन हो गया। प्लस में यहाँ पर बी के साथ कौन जुड़ जाएगा, बी हमारा क्या था, धनायन, और इससे अब कौन जुड़ गया, यहाँ पर बी हमारा ऋणायन था, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये सॉरी ए बी की जगह सी डी लिख दो, इसको अंतर रहे हमारा सी और डी। ठीक है, अब हमारा एक के साथ कौन जुड़ गया, यहाँ पर डी जुड़ गया। अब अलग अलग हो गए सभी, है ना, डी यहाँ आ गया तो बी कहाँ चला जाएगा, सी के पीछे चला जाएगा, ये सी हो गया और ये हमारा बी आ गया, प्लस और माइनस इस तरह से। तो ये जो नया उत्पाद बनता है ये क्या है, उत्पाद है, और ये दोनों क्या है, अभिकारक है, अभिकारक है। ठीक है, जैसे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका एग्जाम्पल कराएंगे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया का। जैसे कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कराएं हम, इसको उतार लो आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं दोबारा से इसको बताऊंगा, इसको मिटाकर। ये होगी द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद है हमारा इसमें जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, वो तो हमने कॉमन एग्जाम्पल लिया था। एग्जाम्पल क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो हमारा जो उत्पाद बनता है वो क्या होता है, कॉपर, यहाँ पर क्या बन जाएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस में सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। अब देखो मैंने इनके नाम लिखे हैं, सूत्र नहीं लिखे। सूत्र हमने पिछली वीडियो में बनाना बताए थे खूब अच्छी तरह से। तो अब ये क्या होता है कि इस कॉपर, ये तो धनायन होता है, ये ऋणायन होता है। हर नाम में आगे धनायन होगा, पीछे ऋणायन होगा। इसमें सोडियम धनायन है, ये ऋणायन है। जब उत्पाद बनते हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट जो बन रहा है उसमें क्या हो रहा है, देखो इसका हाइड्राइड किसके साथ जुड़ गया, कॉपर के साथ जुड़ गया। ठीक है, नाम क्या हो गया, कॉपर हाइड्रोक्साइड, और इसका सल्फेट कहाँ चला गया, सोडियम के पीछे चला गया, तो यहाँ पर नाम हो गया सोडियम सल्फेट। ये उत्पाद बन गए। इसका मतलब क्या हुआ कि सल्फेट का आदान प्रदान हुआ है, सल्फेट और हाइड्रोक्साइड का आदान प्रदान हुआ है। ये अदला बदली हो गई, ये तो यहाँ आ गया और ये यहाँ चला गया। क्लियर है। अब मैं इनके सूत्र लिखता हूँ। सूत्र में हमने पता है कि Cu पर क्या होता है, Cu +2 होता है, SO4 पर क्या होता है -2। दोनों कट गए, ये प्लस का 2 माइनस का 2 हट गए। इन दोनों को पास पास लिख देते हैं तो हमारा सूत्र का क्या बन जाएगा, CuSO4।
प्रैक्टिस कर लेना सूत्र बनाने की। प्लस में ये जो अभिक्रिया लिखी हुई है इसे हम कहते हैं नेम रिएक्शन, यानी हम इन पे नाम लिख रहे हैं और ये है सूत्र से लिखते हैं रासायनिक अभिक्रिया को। अब ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na पर क्या होता है प्लस, हाइड्रोक्साइड पर क्या होता है माइनस, ये प्लस का एक ये माइनस का एक, दोनों हट गए, इन दोनों को भी पास पास लिख दो NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र हो गया, तीर का निशान लगाओ। अब यहाँ पर आ जाओ, देखो कॉपर पर कितना आवेश होता है +2, हाइड्रोक्साइड पर कितना होता है -1, ये दोनों बराबर नहीं है, कटेंगे नहीं, तो क्या होगा कि 2 तो इसके OH के नीचे चला जाएगा पूरे के ही, है ना। जब 2 या 2 से अधिक परमाणु हो किसी ऋणायन में या धनायन में तो उनको हम कोष्टक में लिखते हैं, ये बताया था ना। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा CuOH। अब OH के कोष्टक लगा दो, इसके नीचे 2 लगा दो। ठीक है, यहाँ से 1 आता है Cu के नीचे, 1 को हम लिखते नहीं है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा सोडियम सल्फेट। अब यहाँ भी वही प्रॉब्लम आ गई, Na पर तो +1 होता है और सल्फेट पर क्या होता है SO4 पर -2 होता है। तो यहाँ भी प्लस और माइनस बराबर नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, फिर वही अदला बदली करते हैं। अब ये 2 जब यहाँ पर नीचे आ जाएगा तो ये तो Na एक ही है, इसमें कोष्टक की ज़रूरत नहीं होगी, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे Na2 और SO4, ये हो गया हमारा सोडियम सल्फेट। ये अभिक्रिया हो गई द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये इनके नाम है ऊपर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। द्विविस्थापन अभिक्रिया कंप्लीट हो गई है। 1-2 एग्जाम्पल और करवाते हैं इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया में। तो इसके नीचे ऐसे एग्जाम में आ जाए द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, समझाइए, है ना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। समझाने का मतलब होता है कि हम परिभाषा लिखेंगे, है ना, इनको ऐसे समझाना नहीं है Na+, ये तो हमें रफली बनाने हैं, ये तो मैंने समझाने के लिए किया था थोड़ा। तो आप तो ऐसे लिख दो, अभिक्रिया को लिख दिया। अब नीचे क्या लिखोगे, इसको समझाने के लिए क्या लिखेंगे कि जब कॉपर सल्फेट व सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कराई जाती है तो सल्फेट और हाइड्रोक्साइड आयन का विनिमय हो जाता है, विस्थापन। इसको लिख दिया है समझाने के रूप में कि जब कॉपर सल्फेट व सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी ये है हमारे कॉपर सल्फेट सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कराते हैं तो सल्फेट आयन, यानी ये वाले आयन SO4 आयन सोडियम हाइड्रोक्साइड के OH आयन, यानी इनको विस्थापित कर देते हैं और उनकी जगह पर खुद आ जाते हैं और क्या बनाते हैं, सोडियम सल्फेट बना लेते हैं। और वो किस में बदल जाता है, कैल्शियम, वो कॉपर सल्फेट में बदल जाता है। ये कॉपर सल्फेट किस में, कॉपर हाइड्रोक्साइड में बदल जाएगा। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई। और 1-2 एग्जाम्पल कराते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है सिल्वर नाइट्रेट व पोटेशियम क्लोराइड की अभिक्रिया कराते हैं तो उत्पाद क्या बनता है, सिल्वर क्लोराइड प्लस में पोटेशियम नाइट्रेट बनता है, नाइट्रेट। अब देखो, चाहे इसको हम इधर लिख दो, यहाँ लिख दो, चाहे इसको इधर लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस ये ध्यान रहे कि तीर के निशान के इधर आने चाहिए दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सिल्वर धनायन है, नाइट्रेट ऋणायन है। नाइट्रेट का आयन क्या होता है, NO3-। ठीक है, तो NO3- तो इसका है, NO3- सिल्वर का है, Ag+, 1-1 है दोनों, तो दोनों कट गए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इसका सूत्र, अब तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला हो गया ये। प्लस में पोटेशियम का होता है K, यानी K+Cl-, दोनों जुड़ जाएंगे, KCl हो गया। दोनों अभिक्रिया करते हैं, क्या बनाता है, Ag के साथ अब कौन जुड़ गया, यानी Ag के साथ क्या आ गया, ये नाइट्रेट यहाँ से हट गया, ये तो चला गया इधर और क्लोराइड आ गया इधर। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, AgCl प्लस में पोटेशियम के साथ कौन जुड़ गया, यानी KNO3। तो ये हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया है, इसमें ऋणायनों की अदला बदली हुई है, ये NO3 यहाँ Cl।
Cl तो यहाँ पर आ गया, NO3 वहाँ पर चला गया, यानी ये कहलाता है द्विस्थापन, जिसमें दो आयनों की अदला बदली होती है, द्विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो इसके बाद और एग्जाम्पल कर लेते हैं हम यहाँ पर, इसमें जैसे बेरियम क्लोराइड का करते हैं, तो यहाँ पर ये इनका द्विस्थापन अभिक्रिया है, इसको तो ये यहाँ आ गया और Cl इसका यहाँ आ गया। इस तरह से द्विस्थापन अभिक्रियाएं कंप्लीट होती हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट अभिक्रिया पढ़ेंगे, जो मेन जो अभिक्रियाएं थी वो हो गई हैं। अब हम अभिक्रिया पढ़ेंगे तीव्रता के आधार पर, यानी कोई अभिक्रियाएं यानी वेग के आधार पर कोई अभिक्रिया तेजी से होती है, कोई अभिक्रिया धीमी गति से होती है, तो किस तरह से होंगी, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो और एग्जाम्पल करते रहना इसके। देखो, रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग के हिसाब से, है ना, वेग के आधार पर अभिक्रियाएं दो तरह की होती हैं, स्लो रिएक्शन और फास्ट रिएक्शन। तो मंद अभिक्रियाएं क्या होती हैं, कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनको संपन्न होने में कई घंटे भी लग सकते हैं, कई दिन भी लग सकते हैं, कई वर्ष भी लग सकते हैं। वो अभिक्रियाएं धीरे धीरे उत्पाद में बदलती रहती हैं। जैसे हम स्लो अभिक्रिया का उदाहरण लें, लोहे पर जंग लगना, ये क्या है, एक स्लो अभिक्रिया है तो ये रासायनिक अभिक्रिया ही, लेकिन लोहे पर जंग तुरंत नहीं लग जाता है, कई साल लग जाते हैं, कई दिन लग जाते हैं, हफ्ते तक लग जाते हैं, यानी सालों में लोहे की क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि लोहे पर जंग कब लगता है। तो लोहे पर जंग लगना एक धीमी अभिक्रिया है। इसके बाद जैसे और भी अभिक्रियाएँ होती हैं, इसके बाद है फास्ट अभिक्रियाएँ, यानी तीव्र अभिक्रियाएँ। तीव्र अभिक्रियाएँ, तीव्र अभिक्रियाएं क्या होती हैं, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसे होती हैं जब हम अभिकारक के ए और बी अणु यानी अभिकारकों को जब मिलाते हैं तो तुरंत ही वे उत्पाद में बदल जाते हैं, यानी प्रोडक्ट तुरंत ही कुछ ही सेकंडों में, कुछ ही क्षणों में बन जाता है, तो फास्ट रिएक्शन कहलाती हैं, तुरंत अभिक्रियाएं कहलाती हैं, अत्यंत तेज़ी से होती हैं। जैसे हम कोई भी एग्जाम्पल ले, सिल्वर नाइट्रेट में HCl मिलाते हैं, यानी सिल्वर नाइट्रेट का मतलब होता है AgNO3, इसमें हम HCl यानी अम्ल मिलाते हैं। जैसे ही अम्ल डालेंगे इसमें द्विस्थापन अभिक्रिया होगी और AgCl का अवक्षेप बन जाएगा और ये पेंदे में जमा हो जाएगा और नाइट्रिक अम्ल बनता है HNO3। तो ये अभिक्रिया फास्ट होती है, तेज़ी से होती है, अत्यंत तीव्र गति से होती है। तो कुछ अभिक्रियाएं ऐसी भी होती है जो सेकंड के भी छोटे हिस्से में संपन्न हो जाती हैं। तो हम इन दोनों की अभिक्रियाओं की परिभाषा लिखेंगे और एक एक एग्जाम्पल लिख देते हैं। ये फास्ट और स्लो अभिक्रियाएं हैं, है ना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, बस याद रखना है कि स्लो अभिक्रिया का उदाहरण क्या होता है और फास्ट अभिक्रिया का उदाहरण क्या होता है। तीव्र अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है, वे अभिक्रियाएं जो अत्यंत तीव्र तेजी से होती हैं, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों को मिलाने पर तुरंत उत्पाद बन जाता है, तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये जो अभिक्रियाएं होती हैं कुछ ही क्षणों में संपन्न हो जाती हैं। इनमें जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि हम किसी क्षार में अम्ल मिलाते हैं तो उसकी उदासीनीकरण की अभिक्रिया तुरंत ही हो जाती है। जैसे हम NaOH लें, NaOH प्रबल क्षार है, प्रबल क्षार में प्रबल अम्ल मिला देते हैं। प्रबल अम्ल मिलाने पर ये क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, NaCl प्लस में H2O, ये बनाते हैं लवण और जल। ये तीव्र अभिक्रिया होती है, कुछ ही सेकंडों में हो जाती है, तीव्र अभिक्रिया है। ये इनके उदाहरण हैं। देखो, स्लो अभिक्रियाएं क्या होती हैं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं अत्यंत धीमी गति से संपन्न होती हैं। इन्हें संपन्न होने में कई घंटे या कई दिन, कभी कभी कई वर्ष लग जाते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, आयरन Fe होता है, यदि हम लोहे को खुला नमी में, नमी युक्त, नमी का मतलब होता है पानी, नमी युक्त वातावरण में खुला रख दें तो कुछ ही सालों बाद या कुछ महीनों बाद उस पर जंग लगने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और ये जो फॉर्मूला है, ये फेरिक ऑक्साइड है, ये जंग का सूत्र होता है और ये इसमें बदल जाता है। तो ये
ये एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, वापस से लोहा नहीं बनता है। फास्ट अभिक्रियाओं में क्या होता है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों को मिलाने पर, यानी जैसे ही हम प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार को एक साथ मिलाते हैं तुरंत ही लवण बन जाता है, लवण और जल बन जाते हैं। तो ये मिलाने पर तुरंत उत्पाद बन जाता है और तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे प्रबल अम्ल क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल बनते हैं, यानी उदासीनीकरण की जो अभिक्रिया है वो एक फास्ट अभिक्रिया है, तीव्र अभिक्रिया है। तो इस वीडियो में हमने दो तरह की अभिक्रियाएं पढ़ी थी, द्विस्थापन अभिक्रियाएं और मंद एवं तीव्र अभिक्रियाएं। ये दो तरह की होती हैं, स्लो और फास्ट होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। तो ये वीडियो कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप अच्छे से।